आज मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थी मनोज कुमार, जो कि आदिवासियों के मुद्दे पर काम किए हैं, आदिवासियों के समस्याओं पर काम किए हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि मनोज कुमार जी, जो अभी 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं, उनसे आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आदिवासियों के इतिहास पर थोड़ा प्रकाश डालें, उनके रहन सहन जीवन शैली पे। ठीक है। जैसा कि आपने अभी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है, बाकी उससे सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप उनके इतिहास को जानिए, ठीक है, उनकी संस्कृति को, उनके कल्चर को जानिए, तब आप समझ पाएंगे कि आदिवासी क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं। ठीक है। जैसे कि बेसिकली थोड़ी है, अब जहाँ तक प्रूव हो चुका है कि जो आर्यंस हैं, ठीक है, जो आर्य समुदाय है वो भारत में बाद में आए हैं। अगर हम संस्कृति के 4 अध्याय को उदाहरण के तौर पर देखें तो उसमें दिनकर जी लिखते हैं, भारत में जो प्रजाति है सबसे पहले भारत में निग्रेटो आते हैं। निग्रेटो जो कि मतलब जिनका आरंभ जो है अफ्रीका से माना जाता है, वो भारत में पश्चिमोत्तर से आते हैं। ठीक है, अलग अलग भारत के प्रांतों में जाते हैं और आज भी शायद लगभग उनकी प्रजाति खत्म हो चुकी है, अंडमान निकोबार में हो तो हो। फिर उसके बाद भारत में जो है आगमन होता है ऑस्ट्रिकों का। ठीक है, ऑस्ट्रिक जनजाति जिसमें कि आज हम आपको मुंडा, संथाल हो, आदिवासी, ये जितनी भी प्रजातियां हैं ये उस समुदाय की हैं। फिर इसके बाद भारत में तुम समझ सकते हो कि आर्यंस का आगमन होता है। फिर इसके बाद आर्यंस के बाद तो भारत में लगातार निरंतर सांक है, हुण है, कुषाण है, मुगल है, ब्रिटिश है, एक लंबी परंपरा है जिसमें भारत में लगातार आक्रमण होते रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पर मेन मुद्दा है वो है आदिवासी। तो आदिवासी कौन है, ठीक है, और आदिवासियों का इतिहास क्या है। मैं ये बता चुका हूँ कि आर्यंस के आने से पहले जो भारत में निवास करते थे, ठीक है, वो आदिवासी ही हैं। और आदिवासी को हम सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य में ना देखें, या फिर वो हर व्यक्ति आदिवासी है जो किसी भी स्थान विशेष पे आरंभ से रह रहा हो। आदि का अर्थ है बिल्कुल आरंभ, और निवासी यानी कि जो वहां पर निवास कर रहा हो। ठीक है, इसी के आधार पर उनका एक धर्म रहा है, जहां तक है आदि धर्म जिसे कहते हैं। आदि धर्म वो एक ऐसा धर्म जो कि सभी धर्मों का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, वो आदि धर्म जिससे कि अलग अलग तरीके के धर्म निकले हैं, जिसको आज आप एक नेचर के तरीके से देखते हैं, जिसे प्राकृतवाद कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आदिवासियों का की एक थ्योरी है जिसमें कहा जाता है कि आर्यंस जब आए, ठीक है, उन लोगों की कई जगह एक उदाहरण, अभी इस चीज की स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं थी वो आज की जो मुंडारी सभ्यता है उससे कहीं ना कहीं मेल खाती है। ठीक है, हालांकि इसके अभी कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों ने, विद्वानों ने उससे कड़ियों को जोड़ा है। इनके मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि इनकी मूल समस्याएं क्या है आजादी के बाद और आजादी से पहले। आज लगभग 7 दशक हो गए हैं देश को आजाद। क्या इनकी हक को सरकार ऐसे छीनती रहेगी? ठीक है, उसका भी बता देता हूं मैं। तो सबसे पहले तो आप आजादी से पहले की कंडीशन को देखिए। आजादी से पहले की कंडीशन, जब यहाँ पर ब्रिटिश राज था तो सिर्फ आदिवासी ही एक ऐसा समुदाय था जिन्होंने भारतीयों के अन्य भारतीयों से, जैसे आज तथाकथित मुख्य धारा कहते हैं, या फिर उस समय जो हमारे गुलाम राजा वगैरह थे, वो उस तरीके का विरोध नहीं करते जो कि हमारे आदिवासी भाई करते हैं। ठीक है, आदिवासी समुदाय के इलाकों में जब आप जाएंगे, उनके इतिहास में जब आप जाएंगे, आपको 1857 से पहले इतने सारे विद्रोह का विवरण मिलेगा जिनको कि हमारे इतिहासकारों ने इतिहास में कहीं जगह तक नहीं दी। ठीक है, आप चाहे कोल विद्रोह देख लीजिए या फिर बिरसा मुंडा का विद्रोह देख लीजिए, ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें आदिवासियों ने बाकायदा ब्रिटिशों से अपने जो पारंपरिक हथियार हैं उन्होंने लोहा लिया है। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो क्यों लड़ पाते थे, क्योंकि अंग्रेजों का कारण था, अंग्रेजों की जो युद्ध नीति थी कि वो सीधा राजा को पकड़ते थे, प्रजा अपने आप उनके हाथ में आ जाती थी। लेकिन आदिवासी समुदाय एक ऐसा समुदाय था जहां पर जो राजा की प्रथा वहां नहीं होती, वहां होती है मुखिया की। ठीक है, तो जो मुखिया होता है, मुखिया इतना सामान्य जीवन जीता है जैसे कि मान लीजिए एक आम मतलब समुदाय है, उस समुदाय में एक नॉर्मल आदमी जो होता है उसी तरीके से वो जीवन जीता था। अगर वो उस पर आक्रमण भी करते थे तो उसे पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि इसमें जो मुखिया है वो है कौन।
ठीक है। तो उसमें बराबर जो सामुदायिक यानी कहा कि वहाँ लोकतंत्र, एक तरह का लोकतंत्र देखने को मिलता है। अगर आप ये जयपाल सिंह मुंडा भरी संसद में कहते हैं कि आप हमें लोकतंत्र मत सिखाइए, ठीक है, आदिवासी को लोकतंत्र मत सिखाइए, आदिवासी का जो पूरा लोकतंत्र है, उनकी जो व्यवस्था सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक है। आज जिस समाजवाद की इतनी दुहाई दी जाती है, जिसमें पूरी तरीके से परिवार भरा हुआ है, ठीक है, वो समाजवाद अगर आपको देखना है तो आपको आदिवासी समाज में जाना पड़ेगा, जहां पूर्ण रूप से आपको सामुदायिकता देखने को मिलेगी। ठीक है, वो समाज जो कि मतलब जो खेती वगैरह है वो पूरे सामूहिकता में करता है और मिल बांट कर वो खाते हैं। अभी जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, यदि उसे सरकार इम्प्लीमेंट करती है तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? दूसरा एक और इसके साथ सवाल है, जो भूमंडलीकरण की आज दौर है, हम कह रहे हैं कि पूरा विश्व गांव है, तो क्या उस गांव में आदिवासियों के लिए भी कोई जगह है? ठीक है, ये आपके जो है दो अलग अलग प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि जो 13 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदिवासियों के संबंध में आदेश आया है, और दूसरा ये कि भूमंडलीकरण का उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो पहले के संबंध में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो कहीं से भी न्यायोचित नहीं लगता। 2006 में जो मनमोहन सरकार में यूपीए सरकार में जो वन अधिनियम बना था, ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो आप ये समझिए आदिवासियों का पर्टिकुलर जंगल पे अपना दावा रहा है। ठीक है, महाश्वेता देवी का बकायदा इस पे नोवेल है जंगल के दावेदार। ठीक है, आप सबसे पहले तो उन्हें जंगलों में खदेड़ देते हैं, ठीक है, और जब आपको पता चलता है कि वहां प्राकृतिक संसाधनों का असीमित भंडार है तो आपकी जो एमएनसीआई है, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ गठजोड़ करके आप उनको वहां से जंगल से भी खदेड़ देना चाहते हैं। आप वाकई उनको किस कंडीशन में लाना चाहते हैं? 13 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, आप आदेश को ये समझिए कि भारत के आदिवासी आज से नहीं रहे हैं जंगलों में। ठीक है, एक लंबा इतिहास है जब वो वहां पे जंगलों में निवास करते। जंगलों में निवास करने का अर्थ है प्रकृति से जुड़ना, बाकायदा वो चीज प्रकृति से जुड़े हुए हैं। उनका जीवन का एक एक अंग जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, उनकी जो जमीन का एक लिखित साक्ष्य वगैरह कहीं नहीं चलता था वहां पे। ठीक है, अगर आप कहीं रहते हैं, क्योंकि उनमें घुमक्कड़ प्रवृत्ति भी रही है पहले बहुत, तो बाद में जाकर उन्होंने स्थायी जीवन अपनाया है। क्योंकि अगर घुमक्कड़ी को भी देखना चाहोगे तो आप शहरों में अलग अलग समुदाय के जो घुमंतु जैना पैसा वाले वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप उनसे किस तरीके की जमीन की लिखित कागज जमीन की दावेदारी कर सकते हैं, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, दूसरा ये, अगर जो लोग आज जंगलों में रह रहे हैं, ठीक है, आप उनसे लिखित साक्ष्य माने कि 1927 के आसपास ब्रिटिश ने जब उन पर टैक्स वगैरह लगाए तब उसकी कुछ पर्चियां वगैरह जो पे करते थे वो कुछ मिलता था। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये समझिए उनको जंगल मिला, जंगल में जहां उनको उचित लगा, ठीक है, जहां उनको प्राकृतिक रूप से अनुरूप उनके अनुकूल लगा, उन्होंने वहां रहना निवास कर दिया। अब जब आज आपको लग रहा है कि वो जगह प्राकृतिक संसाधनों की धनी है, ठीक है, आप उनको वहां से बेदखल कर देना चाहते हैं। 2006 में जो मतलब मनमोहन सरकार ने वन अधिनियम बनाया था, जिसके तहत कि मतलब जो आदिवासी समुदाय हैं वो जंगल वगैरह में जाके जो उनके छोटे छोटे जिनके, क्योंकि पूरी तरीके से उनका जीवन जंगलों पर निर्भर है। क्योंकि आज जिस तरीके से आज जो अभी हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, वैश्वीकरण का जो दौर है पूरी तरीके से मशीनीकरण का दौर है। ठीक है, पूंजी का दौर है। इसमें आप वो किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आजादी के 72 सालों बाद भी हम उनको जो हमारे जीवन की आम चीजें हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ठीक है, मकान तो चलो छोड़ ही दीजिए, मकान की तो उनको कोई वैसे अपनी जो नीड है वो अपनी तरीके से पूरी करते हैं। आपके द्वारा उन्हें आलीशान बंगलों की कोई जरूरत नहीं है। जो उनकी सबसे बेसिक नीड है वो अगर आप कर सकते हैं तो उनको सबसे पहले शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा सभी समस्याओं का सबसे बड़ा समाधान है। ठीक है, और दूसरी चीज जो आती है, आप देखिएगा जाके आदिवासी इलाकों में, जो झारखंड चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, जहां दबादम माइनिंग होती है। ठीक है, कई जगह इलीगल इतनी ज्यादा माइनिंग होती है, बॉक्साइट वगैरह निकाला जाता है, यूरेनियम निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है, और निकालने के बाद जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, या फिर जो कोई भी है, वहां से माइनिंग करने के बाद वहां गड्ढे खाली वही छोड़ देते हैं। उनकी बकायदा इसमें प्रावधान है कि आप जहां से कुछ माइनिंग कर रहे हैं उनको बकायदा भरिए, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे वहां सिर्फ अपना जो उनकी जितनी जरूरत है वहां से उतना खोदा, निकाला और चल दिए। अब वहां पर जो आदिवासी रह रहा है, वो जो गड्ढा हुआ है, गड्ढे में पानी भरेगा बरसात का, मच्छर पैदा होगा, मलेरिया होगा,
तो उससे प्रताड़ित तो वहां का आदिवासी होगा ना, उन पे क्या असर पड़ेगा इसके जीवन का? कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो समस्याओं को मूल रूप से इस तरीके से समझिए कि सबसे पहले तो आपने अभी तक उनको कुछ दिया नहीं है। ठीक है, और जो आप सबसे बेसिक चीज दे सकते हैं कि उनको उनके तरीके से जीने का हक, ये भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में इस चीज का बाकायदा जिक्र है, जो कि आज तक 72 सालों में ठीक से लागू नहीं हो पाई। ठीक है, सबसे पहले तो उनको उनके तरीके से जीने का हक दीजिए, क्योंकि आप हैं। ठीक है, हमारे संविधान में हर किसी को अपने तरीके से जीने का, अपने हर धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन उनको आप उस तरीके से क्यों नहीं जीने देना चाहते हैं? और रही बात एक मिनट कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू होता है पूरे भारत में, तो उससे कम 12 लाख आदिवासियों को अपने मातृभूमि से बेदखल होना पड़ेगा। वो जाएंगे कहां? ठीक है, वो जाएंगे कहां? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। अगर कल मैं आपसे कहूं कि आपको मैं आपकी मातृभूमि से बेदखल करता हूं, तो आप क्या करेंगे? आप प्रतिरोध करेंगे, और वही प्रतिरोध का नतीजा आप आज जंगलों में नक्सलवाद के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि आपने उन्हें दिया कुछ नहीं, उससे लिया है। और विकास की सबसे बड़ी कीमत अगर किसी ने चुकाई है तो निसंकोच आदिवासी समाज है। ठीक है, और जो आज विरोध आप देख रहे हैं, वो विरोध का कारण यही सब है। सबसे पहले अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनकी जो बेसिक समस्याएं हैं उन पे फोकस करिए। ऐसा नहीं है योजनाएं नहीं बनी। आपके कहने का मतलब है कि उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया कराई जाए, तब जाकर इस राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, क्योंकि उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आजादी के समय। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी लीजिए, समस्याएं यही खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि अब समस्या काफी व्यापक है। ठीक है, और व्यापक वो इस रूप में है कि आप सबसे पहले तो उनकी सहभागिता देखिए। सहभागिता किस रूप में कि आजादी के 72 सालों बाद भी कि वो क्या नाम है, उनको वोट डालने का अधिकार मिला नहीं मिला, जिस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र का हर कोई समर्थक है, और मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक प्रणाली विश्व की सबसे सुंदर प्रणाली है, लेकिन फर्क इतना है कि वो ठीक से इंप्लीमेंट हो पाती या नहीं हो पाती। आप देखिए लोकतंत्र में ही, आप देखिए लोकतंत्र में कि कितने प्रतिशत वोट डाले जाते हैं। 60%, और आज सबसे बड़ा प्रश्न तो आपकी क्या नाम है, ईवीएम मशीन जैसों पे हर दिन विवाद उठता रहता है, आप उनको अभी तक संतुष्ट नहीं करवा पाए हैं। ठीक है, भले ही सिर्फ बड़ा लोकतंत्र होना महत्वपूर्ण नहीं है, लोकतंत्र को ठीक से चलाना, उसको एक सुंदर रूप देना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो आपको रियल में आदिवासी समुदाय में देखने को मिलेगी। ठीक है, आप उनको लोकतंत्र मत सिखाइए, वो अपने आप में बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक। आज हम कहते हैं ना कि हम तथाकथित मुख्य धारा के लोग हैं, आप मुख्य धारा के लोग हैं अपने लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश वाकई में इम्प्लीमेंट यदि हो जाता है, हाँ, तो उससे क्या लगता है कि नक्सलवाद बढ़ेगा? नक्सलवाद भी बढ़ेगा, और ऐसी समस्याएं पैदा होंगी जिसका कि आप समाधान नहीं ही कर पाएंगे। आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि जो आप वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, वैश्वीकरण ने सबसे अगर कुछ दिया है तो प्रकृति का विनाश दिया है, जिसका कि आप रूप देख सकते हैं। ग्लोबलाइज क्या नाम है, ये से क्या कहते हैं, जो ग्लेशियर वगैरह पे कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से जितनी भी समस्याएं पैदा हुई हैं। ठीक है, इसके लिए एक शब्द है, माफ कीजिए अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस सब जो प्रकृति की जितनी भी समस्या आए दिन, बाढ़, सूखा, चक्रवात, ये सब आप देख सकते हो। पहले की नहीं, अगर आप चाहते हैं विकास कहीं करना है तो कहीं तो जंगल को काटना पड़ेगा ना, ऐसे तो विकास होगा नहीं। क्योंकि जब तक जंगल, हमारी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, हमारी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस तो। चलिए हम आपकी बात को मान लीजिए, आज आप जंगल काटना शुरू करते हैं। नहीं, नहीं, आप अपनी बात सुनिए, आप जंगल, जरूरत है आपकी, ठीक है, जरूरत है आपकी, और पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, सरकार के द्वारा वृक्षारोपण भी कराया। नहीं, वृक्षारोपण कराना, देखिए आप वही है कि आप सारे पेड़ों को काट के प्लास्टिक के पेड़ लगा लें, तो वो वृक्षारोपण नहीं है। नहीं, वृक्षारोपण किया जा रहा है। ठीक है, वो वृक्षारोपण नहीं है। आप सबसे पहले तो आप ये कह रहे हैं, प्रदेश में जो नर्मदा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नर्मदा को पहले आप गंदा कर दो, फिर उसे साफ करो, क्या फायदा? इससे बड़े उसे साफ ही रहने दो ना। ऐसी समस्या क्यों क्रिएट करते हो कि जब उसमें फिर दोबारा इंप्लीमेंट करो? आप सबसे पहले प्रॉब्लम जनरेट करो, ठीक है, फिर उसको उसमें खर्च करने के लिए तो प्रॉब्लम तो आएंगे ना। हम बता रहे हैं विकास, पहले विकास के मायने समझिए। विकास क्या है? विकास सिर्फ प्रकृति का विनाश नहीं है, क्योंकि प्रकृति की हर चीज एक सीमित दायरे में है। प्रकृति जो कुछ दे रही है एक सीमित समय तक देगी और सीमित रूप में देगी। क्योंकि रोजगार चाहिए तो उसके लिए फैक्ट्री तो लगाना पड़ेगा ना।
देखिए फैक्ट्री आप लगाइए, लेकिन आप ये भी अच्छा चलो आप आपकी बात में बड़ी कर देता हूँ, फैक्ट्री लगाना पड़ेगा। आप अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, ठीक है, आप जो रोजगार की बात कर रहे हैं वहां पर रोबोट आ गए हैं। एक रोबोट कम से कम 20 लोगों का काम करता है ना। आपने सीमित लगाए, रोजगार लगाए, आपने किसी को नहीं, आप आगे जाके जिस रोजगार की बात कर रहे हैं अगर यही हाल रहा तो रोजगार की आप इतनी मारामारी होगी आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जब मशीन 20 लोगों का काम करेगी तो आप कहां से रोजगार लाएंगे। जो अभी राहुल गांधी ने स्टेटमेंट भी दिया है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक स्कीम जो है वो लागू करेंगे। ये समस्या का समाधान नहीं है। आप सबसे पहले जो मशीनीकरण है, रोबोटिकरण है, इनको एक सीमित दायरे में लगाइए, इनको उस जगह लगाइए जहां पर लोगों का रोजगार खत्म ना हो। ठीक है, मशीनीकरण भी उतना जरूरी है, मतलब विज्ञान उतना ही जरूरी है जितना कि दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है। आज अगर आप वन काट देते हैं, आज आप अगर इतने पेड़ काटते हैं तो कल कहां से जगह लाएंगे, क्योंकि जगह तो इतनी सीमित है ना। आप करना चाहते हैं, आप जनसंख्या नियंत्रण करिए, ठीक है, और जितने हैं उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दीजिए। हमारा प्रकृति का विनाश अगर आप करते हैं तो आप याद रखिए कि भविष्य में इसके संसाधन सीमित है और आप अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाएंगे। इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यह है कि आप आदिवासी समुदाय में जाएंगे तो आदिवासियों की जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि अगर किसी पेड़ कितने फल लगे हुए हैं, ठीक है, हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति होगी तो हम चाहेंगे एक दिन में सारे पेड़ फल तोड़ के खा जाएं। लेकिन उस समुदाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो एक दिन में जितनी उसकी जरूरत है वो उतना ही लेता है। वो उसके लिए भी, यानी प्रकृति के जो अन्य जीव हैं, चाहे वो हमारी छोटी छोटी चिड़िया हैं, छोटे छोटे पक्षी हैं, वो उनके लिए भी बकायदा वहां छोड़ता है। हमारी प्रवृत्ति देख लीजिए, हमारे पास एक डबल रोटी है ना, तो हम कुत्ते को खिलाना पसंद करते हैं। कुत्ते को मैं उस गलत वे में नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक गरीब को देना पसंद नहीं करते। चलिए, आपने बात किया और आदिवासी की समस्याओं पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार फिर आपसे इनसे जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।